वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं सुनील दुबे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 6 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिमालय तंत्र की चर्चा इस समय प्रारंभ है और हिमालय तंत्र एक बड़ा विषय है जिसमें कि कई भाग होने थे, इसलिए भाग 1 मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। आज हम लोग हिमालय तंत्र के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड ये दूसरा वीडियो होगा। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, फिर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है कि ये जो हिस्सा है इसे हम लोग अक्साई चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अक्साई चिन्ह, जो किसके कब्जे में है? जो कि चीन के कब्जे में है। ठीक है। और अपने भारत के नक्शे का ये जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, इसे हम लोग POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं और जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। अब जरा सा देखें, ये हिस्सा, ये संपूर्ण हिस्सा चूँकि भारत का ही है, इसलिए इसे हम अपना ही मानेंगे और ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय की महत्वपूर्ण सीरीज़ कौन कौन सी हैं? तो काराकोरम, लद्दाख सीरीज़, जास्कर सीरीज़। इस तरह से मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, मैं इधर आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। काराकोरम की सीरीज़, लद्दाख की सीरीज़, जास्कर की सीरीज़ और चाइना के क्षेत्र में कैलाश की सीरीज़। इनका जो सम्मिलित समूहन है वो किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से। ट्रांस हिमालय के नाम से। अब उसके बाद ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ये लघु हिमालय की छोटी छोटी सीरीज़ हैं, जिनमें कि सबसे पहले पश्चिम से पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, फिर इसके बाद उत्तराखंड के क्षेत्र में नाग टिब्बा और फिर नेपाल के क्षेत्र में जो इसका विस्तार है वो कहलाता है महाभारत की श्रृंखला। इसके बाद ये शिवालिक का क्षेत्र है, ये शिवालिक का हिमालय का दक्षिणी और निचला क्षेत्र क्या कहलाता है? शिवालिक का। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण अवस्थितियां हैं, इन सब की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न जो रखा गया है वो क्या है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में अवस्थित है? बहुत प्यारा सवाल है। तो देखिए, ये K2 की अवस्थिति पहले समझ लें। K2 की अवस्थिति यहाँ पर है और ये संपूर्ण क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? काराकोरम। किस नाम से? काराकोरम के नाम से। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? A यानी K2, जिसे हम लोग ऑस्टिन गाडविन के नाम से भी जानते हैं, इसकी अवस्थिति किस श्रृंखला में हो गई? काराकोरम में। और एक नॉर्मल चीज़ आप जान लें कि भारत की ये सर्वोच्च चोटी कही जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। और ध्यान रखना है कि किलोमीटर नहीं, मीटर में है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब इसी समय लगे हाथ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बच्चों और आपको समझना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये प्रश्न कर दे, क्या प्रश्न कर दे कि भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर ऐसी बात कर दे तो ध्यान में रखना है वो क्या, उसके लिए क्या लगाएंगे आप? कंचनजंगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? इस जगह पर, सिक्किम के क्षेत्र में। तो इसका मतलब सिक्किम भारत का हिस्सा है, इसलिए भारतीय हिमालय की जब बात आएगी, चूँकि हिमालय का भी पार्ट हो और भारत में ही हो, तब ये वाला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा। तो इसके लिए आंसर क्या लगाना है? कंचनजंगा। लेकिन जब केवल ये बात कर दे कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, जो कि काराकोरम श्रृंखला में अवस्थित है और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लद्दाख श्रेणी में स्थित सांग घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि अगर मैं भारत के इस शीर्ष को बना दूं तो ये लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम के बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी। तो यहीं पर एक घाटी है सांग घाटी, और बच्चों वो उत्तम गुणवत्ता के अखरोट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अखरोट के लिए, और उत्तम गुणवत्ता के। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, बी, लद्दाख श्रेणी में स्थित सांग घाटी उत्तम गुणवत्ता के अखरोट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संतरे के लिए नहीं, सेब के लिए नहीं, अखरोट के लिए। तो आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। कथन कारण का सवाल है, इसको पहले समझते हैं। कथन एक क्या कह रहा है, काराकोरम श्रेणी से श्योक नदी निकलती है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए श्योक नदी का जो उद्गम है काराकोरम श्रेणी से कुछ इस तरह से है। अगर मैं बड़े में दिखाऊं तो ऐसे श्योक नदी प्रवाहित होती है, और श्योक नदी सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। बच्चों यहाँ सावधानी बरतना है, नहीं, श्योक नदी सिंधु में अपना जल विसर्जित करती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जास्कर और लद्दाख के मध्य से होते हुए सिंधु प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब श्योक अपना जल कहाँ विसर्जित की, सिंधु पर। तो ये कथन हमारा गलत हो गया, सतलज पर नहीं, ये ध्यान में रखना है। तो जब सतलज में अपना जल विसर्जित नहीं करेगी तो श्योक सतलज की प्रमुख सहायक नहीं होगी। ये किसकी प्रमुख सहायिका है, सिंधु नदी की। तो यहाँ से पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ये ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस लाइन से महान हिमालय से अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने पिछली स्लाइड में इस चीज़ को डिफाइन किया था। डिटेल में जानने के लिए पिछला वीडियो देख लें, पार्ट 5, जो हिमालय तंत्र का पार्ट 1 है, लेकिन इस सीरीज़ का पार्ट 5 है, उसमें आप देख लें। देखिए जैसे ये ट्रांस हिमालय की अवस्थितियाँ हुई, ट्रांस हिमालय की ये जो श्रेणियाँ हुई, ये संपूर्ण ट्रांस हिमालय, और इसके नीचे क्या है, ग्रेट हिमालय। तो मैंने बताया था कि इन सीरीज़ के मध्य कुछ न कुछ ट्रांजिशन लाइन पाई जाती है। तो ये ट्रांजिशन लाइन के बारे में ही पूछा है। तो यहीं पर आप ध्यान रखें कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य जो ट्रांजिशन लाइन पाई जाती है वो है ITSZ, जिसका पूरा नाम क्या है, सिंधु सांगपो सचर जोन। तो सिंधु को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं, और सांगपो की स्पेलिंग टी से होती है, सांगपो ऐसा कुछ होता है। तो सिंधु सांगपो, और सचर एस हो गया, और जोन से जेड हो गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, ITSZ। अब बच्चों यहीं पर लगे हाथ में आपको सिखा दूं कि MCT जो ट्रांजिशन जोन है वो किसका है, यानी जब हमारी सीरीज असतत सीरीज के रूप में लघु हिमालय विस्तृत है, तो लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में जो ट्रांजिशन लाइन पाई जाएगी उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, यानी MCT के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से शिवालिक श्रेणियां और लघु हिमालय के मध्य जो ट्रांजिशन लाइन पाई जाएगी उसे हम MBF के नाम से जानते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और MBF का मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक श्रेणी जब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के बीच के ट्रांजिशन लाइन से गुजरती है तो इसे हम HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये चारों चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में आपका सही जवाब क्या होगा, ITSZ। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कॉपी उठाइए और उसमें सारा कंटेंट आप नोट कर लें, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और प्रश्न के प्रारूप से आप उसको कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ें सीख लेंगे। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। चलिए करते हैं। कथन एक क्या कहता है, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर अवस्थित है। तो ये क्या है, हमारा सब विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है, नुब्रा घाटी में। देखिए ट्रांस हिमालय का ये जो क्षेत्र है
बेसिकली काराकोरम और लद्दाख का, ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो उनमें एक हो गया जैसे नुम्रा घाटी। अब ये घाटी और ग्लेशियर का संबंध क्या है, जैसे कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय श्रेणियां गुजरी तो बीच का कुछ खाली स्थान है, यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। जब यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी, ये घाटी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हिमानियों की उत्पत्ति हो जाएगी, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हो जाएंगे। तो इन्हीं में से एक है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये नुम्रा घाटी में है, ये बिल्कुल सही है। दो महत्वपूर्ण घाटियाँ और हैं, एक है हुंजा घाटी और एक है हिस्पार घाटी। इसमें बाल्टेरो और बिफायो, मैं ये चीज़ आपको दे देता हूँ, बिफायो, ये दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सही है, ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी, यानी दोनों सही हैं। अब अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि लद्दाख श्रेणी से काराकोरम श्रेणी के लिए एकमात्र प्रसिद्ध दर्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस प्रश्न के पूछे जाने का कुल मतलब क्या है। ये सही चित्र नहीं बन पाया, दूसरा बना देता हूँ, ऐसे समझ लें कि यानी ये जो लद्दाख श्रेणी है और ये काराकोरम श्रेणी है, तो लद्दाख से जब हम काराकोरम की ओर जाएं तो कौन सा दर्रा मिले। ये दर्रे क्या हैं, इन चीज़ को समझ लें। जैसे ये पर्वत श्रेणियां हैं, तो इन पर्वत श्रेणियों में से कोई न कोई एक ऐसा सिटेबल प्लेस होता है जहाँ से हम लोग रास्ता निकाल पाते हैं, दूसरी ओर जा पाते हैं। इससे हम सड़क मार्ग निकालते हैं, रेल मार्ग निकालते हैं, इन्हीं हम लोग पासेस बोलते हैं, पासेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्रा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए एक शब्द आएगा ला को भी पहाड़ी भाषा में हम लोग दर्रा के नाम से ही जानते हैं, जैसे मुलिंग ला, जलेप ला। आगे इनकी चर्चा करेंगे, जब दर्रा वाली अलग क्लास में आएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि लद्दाख से काराकोरम अगर आपको जाना है तो बच्चों यहाँ पर खारदुंग ला से होके जाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, खारदुंग। देखिए काराकोरम की स्थिति ये है कि काराकोरम से जब हम तिब्बत की ओर जाना चाहें तो काराकोरम दर्रे का उपयोग करेंगे। जोजिला दर्रा क्या करता है कि जब हम कश्मीर घाटी यानी यहाँ पर स्थित कश्मीर घाटी से लद्दाख की ओर जाते हैं तो पीर पंजाल में ये पड़ता है जोजिला, और जास्कर श्रेणी में ये पड़ता है जोजिला। और इसी तरह से बानिहाल दर्रे की स्थिति क्या है, बानिहाल क्या करता है कि जब जम्मू कश्मीर में आप देखे होंगे कि जम्मू यहाँ पर है और कश्मीर घाटी यहाँ पर है, तो जम्मू और कश्मीर के मध्य में पीर पंजाल घाटी है, तो इसमें बानिहाल दर्रा है। तो जम्मू से जब हम श्रीनगर की ओर जाते हैं तो बानिहाल दर्रा पड़ता है, और इस बानिहाल दर्रा की बड़ी कहानी है। यहाँ पर जवाहर सुरंग है, इसकी चर्चा आगे आपको मिलेगी, यहाँ पर डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन डिटेल करने से आपका दिमाग डायमेंशन लेता है। इसीलिए क्योंकि इस क्लास का नेचर ही क्या है, MCQ प्लस लेक्चर, तो आपका लेक्चर भी क्लियर हो जाए और MCQ भी आप सीख लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, खारदुंग ला अर्थात खारदुंग दर्रा। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अच्छा, कश्मीर घाटी लद्दाख से जोजिला दर्रे से जुड़ी है। कश्मीर घाटी लद्दाख से जोजिला दर्रे से जुड़ी है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में करके दिखाया है कि कश्मीर घाटी लद्दाख से किससे जुड़ी है, जोजिला दर्रे से। बिल्कुल सही बात है। जोजिला दर्रा लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए लद्दाख श्रेणी तो ये हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए है क्या कि ग्रेट हिमालय और जास्कर श्रेणी दोनों आपस में चिपक गई हैं। तो दरअसल क्या है, अगर ये प्रश्न आए कि जास्कर श्रेणी में स्थित है या ग्रेट हिमालय में स्थित है तो ये बात सही हो जाएगी, लेकिन लद्दाख की ओर जाने का मार्ग है बट लद्दाख श्रेणी में नहीं है, इसलिए ये प्रश्न क्या होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा, कथन 1 सही और कथन 2 गलत, यानी जोजिला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, पहला सही और दूसरा गलत, अर्थात ए। इसका सही जवाब क्या होगा, ए।
तो हम लोग अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ें। विश्व की सबसे बड़ी खड़े ढालों वाली चोटी राकापोसी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अवस्थित है? बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, जब पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि कोई पर्वत चोटी इस प्रकार से है, अब मैं किसी पर्वत चोटी का स्वरूप ऐसा कुछ बना दूं। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि जो इसका स्लोप है किस चोटी का अधिक है, इसका अधिक है या इसका अधिक है। निश्चित रूप से इस चोटी का ढाल बहुत तीव्र है, खड़ा हुआ ढाल है, खड़ा कगार है। तो खड़े ढालों वाली सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब राकापोसी की अवस्थिति के बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर इस जगह पर राकापोसी है, लेकिन इसे तो हम अपना ही मानते हैं, इसलिए ये भारत की चोटी हो गई। तो दरअसल ये किस सीरीज में है, किस श्रेणी में है, ये चीज़ हमें देखना है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब आप तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में विस्तृत श्रेणी कौन सी हो सकती है। निश्चित रूप से वो ट्रांस हिमालय होगी। तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में ये राकापोसी स्थित है, ये जो बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, K2 की कुल ऊंचाई कितनी है। मैंने कहा था कि कुछ चोटियों को आप ध्यान में रखिएगा, उनसे रिलेटेड फैक्ट थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए 8,848 ये बिल्कुल नहीं है। ये किसकी है? ये है माउंट एवरेस्ट की। ये किसकी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर मैं 8,586 मीटर की बात करूं तो ये है कंचनजंगा की। कंचनजंगा की ये है ऊंचाई। और 8,611 मीटर की बात करूं, बेशक ये है K2 की। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हुआ? K2 की कुल ऊंचाई कितनी हुई? 8,611। ठीक, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और कोई न्यूमेरिक्स आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको 8,500 के 8,600 की रेंज में रख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि 8, 6, 14, 14, 1, 15, 15, 1, 16, इसके डिजिट का सम आया 16, 16 को K2 से कहीं जोड़ दीजिए, है ना। ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। तो आप कोई भी न्यूमेरिक्स बना लें या सीधे याद कर लें, बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगले से एकदम फैक्चुअल सवाल था और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आगे देखें और ध्यान रखना है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सभी सवाल मैं बड़ी ही क्रिएटिविटी के साथ बनाता हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सवाल कहीं से मैं उठाता हूँ घटना चक्र या यहाँ वहाँ से, नहीं। ये सारे सवालों की व्युत्पत्ति मेरे अपने मस्तिष्क से होती है, मैं स्वतः से रचना करता हूँ। और क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपको संभावित क्षेत्र पर ले जाऊं, यानी जो क्वेश्चन का एरिया संभावित है उस जगह से आप तैयारी कीजिए, टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए और उसके स्वभाव को भी आप देख लें, तो आपके अंदर एक समग्रता आ जाएगी। और विषय पर जब तक क्रमबद्धता और समग्रता नहीं आती तब तक तैयारी में दम नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी वीडियोस को पूरा देखें, तब क्लास का लाभ मिलेगा आपको। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। अगला सवाल भी कूट संरचना का है। कथन एक क्या कह रहा है? लद्दाख पठार के पश्चिम में पैंगोंग सू और सो मुरारी नामक झील है। ओ बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लें, भारत के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें। ये काराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख का क्षेत्र है। ये क्या है? लद्दाख का क्षेत्र। अब इस लद्दाख का पठार भी यहाँ पर अवस्थित है। और बच्चों मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, इसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश। देखिए मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है नहीं, लेकिन पेन पैड में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आप समझ तो पा रहे हैं ना। बस समझिए, और क्या करना है, कोई राइटिंग कंपटीशन में थोड़े जाना है, बस आपकी समझ में आना चाहिए। इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। कारण क्या है कि भारत की जो मानसूनी वर्षा है,
दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी वर्षा यहाँ तक आते आते अपना दम तोड़ देती है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो इसलिए इस वर्षा के लिए ये जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये छाया जोन हो गया, शैडो जोन हो गया, इसलिए इसे नाम क्या देते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। दूसरी चीज़, इसे एक और नाम दिया जाता है शीत मरुस्थल का। मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम है, अत्यंत कम वर्षा है। जो कम वर्षा है तो चीज़ें मरुस्थल है नहीं, लेकिन हम उसकी संज्ञा देते हैं, और ठंड अधिक है, बर्फबारी रहती है, इसलिए इसे एक संज्ञा दे दिया हमने शीत मरुस्थल का। तो ये लद्दाख में ही वो सांग घाटी है जहाँ से उत्तम गुणवत्ता के अखरोट प्राप्त होते हैं। ये तो आपने चीज़ें सीख ली। अब मैं इस प्रश्न के संदर्भ में आपको कुछ सिखाता हूँ। पैगोंग सू और सो मुरारी निश्चित रूप से ये दो झीलें हैं, लेकिन इन झीलों की अब स्थिति कहाँ है, इस चीज़ को समझ लें। इस जगह पर है और इस जगह पर है, तो क्या ये लद्दाख पठार के पश्चिम में हुई? नहीं भाई, ये तो पूर्व में हुई। तो इस वजह से, इस पश्चिम की वजह से ये कथन हमारा गलत हो गया। अगर यहाँ पर पूर्व लिखा गया होता निश्चित रूप से ये बात सही हो जाती। पैगोंग सू और सो मुरारी दो झीलें यहाँ पर अवस्थित हैं, लेकिन ये कहाँ हैं, पूर्व में, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अब कथन दो को पढ़ते हैं। पैगोंग सू खारे पानी तथा सो मुरारी मीठे पानी की झील है। बिल्कुल सही बात है, और आप एकदम इस कथन को सही मारिए। पैगोंग सू कैसी है, खारी है, और सो मुरारी कैसी है, मीठी है। तो ये कथन एकदम सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कथन एक गलत और कथन दो सही। तो अर्थात कथन एक गलत और कथन दो सही, यानी बी पर हम जाएंगे। बट बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूँ। एक तो आप लिंक बना सकते हैं। देखिए, सो मुरारी, इसमें एक शब्द आया है मुरारी, तो मुरारी से भगवान श्री कृष्ण को भी मुरारी कहते हैं। तो मुरारी श्री कृष्ण मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ से एक लिंक लगा लीजिए कि सो मुरारी क्या हो गई, मीठे जल की हो गई। इसका पानी कैसा है, मीठा पानी है। तो जब सो मुरारी मीठी हो गई तो बेशक पैगोंग सू को आप खारा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका दिमाग आइडिया बना लेगा। तो पैगोंग सू खारी हो गई और सो मुरारी मीठी हो गई। ध्यान रखना, मैं एक बात बता दूं कि पैगोंग, और ख़ास तौर पर पैगोंग झील पर, पैगोंग ये चीन और भारत के बीच में एक ट्रांजिशन जोन पर स्थित है, और इसमें चीनी सैनिक खूब सारा विवाद खड़ा करते रहते हैं। तो अक्सर मारधाड़ होती है और बकवास होती रहती है भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के मध्य में। तो ये अवस्थिति को आपने देख लिया, तो इसका सही जवाब क्या है, बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है, हिमालय तंत्र की महान हिमालय श्रेणी में स्थित सर्वोच्च चोटियों के ऊंचाई का सही अवरोही क्रम। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पहले भ्रमित नहीं होना है, पहले चीज़ों को समझना है। क्या बोला गया है, जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की बात है, महान हिमालय, ध्यान समझिए। ट्रांस हिमालय की बात नहीं है, लघु हिमालय की बात नहीं है, शिवालिक की बात नहीं है, महान हिमालय श्रेणी से प्रश्न उठा है। स्थित सर्वोच्च चोटियों, तो और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक सतत श्रेणी है और जिसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती हैं। ये लाइन दर्ज कर लीजिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती हैं। और यहीं से ये सवाल उठाया गया कि हिमालय तंत्र की महान हिमालय श्रेणी में स्थित सर्वोच्च चोटियों का सही अवरोही क्रम, इन चोटियों के आधार पर अवरोही क्रम बनाना है। तो इतना तो पता ही है कि अवरोही का मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा। तो जो सबसे ज़्यादा ऊंची है पहले उसको, फिर उससे कम, उससे कम। तो आइए देखते हैं, आपको एक आइडिया तो है कि दुनिया की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है, सागर माथा अर्थात माउंट एवरेस्ट। इसे हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची चोटी अगर माउंट एवरेस्ट है तो सबसे पहली नंबर पर माउंट एवरेस्ट ही होगा। तो कहाँ कहाँ है, एक जगह यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है। जहाँ पर नहीं है तो हमने आंख बंद करके उसे क्या किया, क्रॉस कर दिया।
अब हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बाद की स्थिति क्या है। माउंट एवरेस्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि कंचनजंगा का नाम आता है, जो कि सिक्किम के क्षेत्र में है। तो नंदा देवी जिसमें है वो क्रॉस हो गया। सही जवाब क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। अब बच्चों देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सही जवाब क्या है? सी। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट आप याद कर लें। जैसे एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये ध्यान रखना है। कंचनजंगा की ऊंचाई आपको मैंने बताई थी कि 8,000 कंचनजंगा की ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 8,598 था, शायद 98, हाँ ठीक है, 8,598 मीटर। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता क्या है? मकालू। और ये मकालू श्रेणी की जो ऊंचाई है वो है 8,481 मीटर। कितनी? 8,481 मीटर। उसके बाद फिर अगला क्या है? धौलागिरी। तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8,172 मीटर। ये 3-4 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। अभी मैंने K2 के बारे में आपको बताया था, वो कितना था? 8,611 मीटर। तो ये 4-5 सीरीज़, अगर 4-5 चोटियों का डेटा तो अपने दिमाग में होल्ड कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे। तो आपका क्रम सदैव बना रहेगा। अच्छा, इनकी अब स्थितियों के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल के क्षेत्र में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? ये इंडिया यानी सिक्किम के क्षेत्र में है। और मकालू और धौलागिरी भी नेपाल के क्षेत्र में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब एवरेस्ट हुआ। और ये इतनी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। कश्मीर घाटी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके मध्य अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप क्लियर कर लें। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ग्रेट हिमालय की सीरीज़। ये क्या है? अगर मैं इसका कलर चेंज कर पाने में सक्षम हुआ, रुक जाओ तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंक का कलर चेंज कर लूँ? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है। ये क्षेत्र है ग्रेट हिमालय का, सतत रूप से आगे बढ़ रहा है, ठीक। और ये है मध्य हिमालय का, जिसमें पहली श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। दूसरी श्रेणी कौन सी है? धौलाधर। और फिर इसी तरह से नागटिब्बा और महाभारत इसका विस्तार है। मुख्यतः हमें कश्मीर वाले क्षेत्र में देखना है। अब बच्चों समझो इस प्रश्न को आप कैसे टैकल करोगे। मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि ग्रेट हिमालय सीरीज से जास्कर श्रेणी आके मिल गई, ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिपक गई। लेकिन अगर हम इसके उत्तरी यानी इस, जैसे ये चोटी है ये ग्रेट हिमालय की, तो इसके अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में सटी हुई है कौन? जास्कर। बीच में गैप है और फिर नीचे क्या है? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में पहली सीरीज कौन सी है? पीर पंजाल। पहली कौन सी है? पीर पंजाल। इसी के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। अब यहाँ पर देखें तो इसी के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। अब जब कश्मीर घाटी यहाँ पर स्थित है तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ नीचे कौन है? पीर पंजाल। ऊपर कौन है? इस पर संदेह है और इस पर क्वेश्चन के 2 प्रारूप होते हैं। बच्चों देखो, जास्कर भी ग्रेट हिमालय में आके चिपक गई है, तो इसका मतलब कि ऊपर कई बार प्रश्नों में जास्कर शब्द भी आ सकता है, लेकिन कई बार महान हिमालय भी आ सकता है। महान हिमालय, तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों को समाहित नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि एक करे। एक तो पक्का है कि पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है पीर पंजाल और जास्कर। लेकिन अगर दोनों आ गए तो
जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। अगर दोनों आ गए तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? बेशक आप महान हिमालय को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीर घाटी से ठीक लगी हुई श्रेणी उत्तर की ओर तो महान हिमालय मिलेगा, ग्रेट हिमालय की श्रेणियां मिलेंगी। जास्कर तो इसके उत्तर की ओर है, इसके आगे है, जो उसके चिपकी हुई है। तो देखिए, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का प्रारूप तैयार करते समय दोनों ऑप्शन दिया है कि पीर पंजाल और जास्कर। पीर पंजाल और धौलाधर ये तो होगा नहीं, क्योंकि पीर पंजाल और धौलाधर दो अलग अलग श्रेणियां हैं, लघु हिमालय की ही श्रेणियां हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, पीर पंजाल और महान हिमालय, ये बात कुछ बनती नजर आ रही है ना। बिल्कुल यही सवाल है। प्रायः इस सवाल के प्रारूप में दोनों बातें नहीं होंगी, या तो ये होगा या तो ये। अगर दोनों बातें हुई तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? महान हिमालय को। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी। अभी इंक को फिर से मैं बदलता हूँ, इंक बदलना जरूरी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी, पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। कश्मीर घाटी में हिमानी निक्षेपों से निर्मित करेवा मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मैं ग्राउंड कर दूं। करेवा मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आइए देखते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी में हिमानी निक्षेप का मतलब क्या है? यानी कि हिम मानी ग्लेशियर्स से जो मिट्टी बनती है, इनके प्रवाह से जो मिट्टी बन जाती है उसे हिमानी मिट्टी बोलते हैं। डिपॉजिट होती रहती है, इससे बनी है करेवा मिट्टी, और ये केसर के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, और केसर का जबरदस्त उत्पादन होता भी है। तो सेब नहीं, संतरा नहीं, अखरोट नहीं, सही जवाब क्या है इसका? डी, यानी केसर। और आप अपनी स्लाइड में केसर देख सकते हैं, ये कैसा होता है। देखिए, मैं आपको इंक थोड़ा सा चेंज करके चीज़ों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। ये एक केसर के पुष्प का स्टिग्मा है, और इसी स्टिग्मा को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, सुखा करके इसे प्रोसेस करके बेचते हैं। ये पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है। केसर रेड कलर का केसर या सफरून कलर का है, इसे लोग दूध में पीते हैं, और भी तरह तरह का औषधीय प्रयोग इसका करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि करेवा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? केसर के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप नहीं भूले तो एग्ज़ाम भी आपको नहीं भूलेगा। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय की श्रेणियां बच्चों, पहले थोड़ा सा एक आइडिया बना लें। मैंने आपको क्या बताया था कि लघु हिमालय यानी जैसे ये ग्रेट हिमालय की सतत श्रेणियां हुई, लघु हिमालय छोटी छोटी सीरीज में विभक्त है। तो इसमें से पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और नेपाल के क्षेत्र में इसका जो विस्तार होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब धौलाधर नहीं हुआ, नाग टिब्बा नहीं हुआ, कैलाश नहीं हुआ। इसका सही जवाब क्या है? महाभारत। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? महाभारत के नाम से जानते हैं। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जम्मू की अवस्थिति कुछ ऐसी है और श्रीनगर की यानी कश्मीर घाटी में है। तो इसके बीच में जो श्रेणी पड़ती है वो है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल के में एक इम्पॉर्टेंट पास है जिसका नाम है बानिहाल। तो बानिहाल दर्रे से सड़क मार्ग गुजरता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ए। लेकिन ध्यान में रखना है बच्चों की बानिहाल दर्रे पर ही है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? सुरंग, जवाहर सुरंग। इससे सड़क मार्ग है, गुजरता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग में इस जगह पर एक और सुरंग है जिसे बोलते हैं चेनानी नाशरी। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट सुरंग है, इससे सड़क मार्ग गुजरता है और जम्मू से कश्मीर घाटी वाले मार्ग ही यहाँ से गुजरता है। तो इससे लगभग 2 घंटे का फ़ायदा हो जाता है इससे, और ये काफ़ी लंबी सुरंग है। अच्छा, एक सुरंग आपको लगे हाथ और बता देता हूँ
कि हिमाचल के मनाली से लेह की ओर जाने का जो मार्ग है वो गुजरता है रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। तो रोहतांग दर्रा में बना है अटल टनल, अटल सुरंग। इस अटल सुरंग से हिमाचल से लेह का मार्ग गुजरता है। तो अटल सुरंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आई थिंक कि इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास की सभी स्लाइड समाप्त हुई। ध्यान रखना है बच्चों, क्लोज करने से पहले समझ लें कि हिमालय अभी पूरा नहीं हुआ। हिमालय के लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दिया, अभी लगभग 3 या 4 पार्ट मुझे देने होंगे, मतलब कुल मिला के 4 पार्ट में पूरा होगा। तो अभी लगभग 2 पार्ट्स हिमालय के और मैं दूंगा। तो संपूर्ण अवस्थिति, क्योंकि हिमालय का पूर्वी क्षेत्र अभी बचा हुआ है, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सब आपके सामने रख दूंगा। और एक बार आपने कायदे से पढ़ लिया तो एक भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और इसी वादे के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।